हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग क्लास 12th के लेक्चर 7 पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने क्लास 12th के लेक्चर 6 तक जेनेटिक्स में डिस्कस कर लिया था। हम सभी लोग क्लास 12th का चैप्टर जेनेटिक्स में वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर तक सहप्रभाविता और उसके पहले अपूर्ण प्रभाविता तक डिस्कस किया था। आज का जो मेरा वीडियो है और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुयुग्म विकल्पता यानी मल्टीपल एलिज क्या होता है। बहुयुग्म विकल्पता किसे कहते हैं और मल्टीपल एलिज एक विशेष प्रकार का थ्योरी सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि युग्म विकल्पी क्या होता है। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। यानी हम सबसे पहले ये जाने कि युग्म विकल्पी या एलील का मतलब क्या होता है। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज द एलील। इतनी बात और आपको जोड़नी पड़ेगी। यानी द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज द एलील। यानी एक ही गुणसूत्र के समयुग्मजी गुणसूत्र के अलग अलग लोकाई पर स्थित जीन को हम एलील कहते हैं। लाइक द एग्जांपल, दिस इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम। यह एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिसको हम हिंदी में समयुग्मजी गुणसूत्र कहते हैं। इस गुणसूत्र का मान लेते हैं ये कोई एक पहला लोकस है और हम मान लेते हैं ये कोई दूसरा लोकस है। यानी एक ही गुणसूत्र के दो लोकस हैं और इन दोनों लोकस पर एक पर स्मॉल टी प्रेजेंट है और उसी जीन के हिस्से पर सेम जीन दूसरे लोकस पर कैपिटल टी के रूप में प्रेजेंट है। तो स्मॉल टी कैपिटल टी बोथ आर जीन, दोनों एक जीन है। इसी को हम एलील कहते हैं। सिंपल फॉर्म में मैं और आपको समझाना चाहूँ, अगर आपको कुछ भी एलील के बारे में नहीं पता है तो ये मान लेते हैं कि हमारी सेल होगी या किसी भी जीव की कोशिका होगी, इसका एक केंद्रक होगा, इसके अंदर क्रोमैटिन होता है। ये क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान यानी जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है तो ये क्रोमैटिन धीरे धीरे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और वह क्रोमोसोम जो निषेचन के दौरान मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम, मैं कहूँ स्पर्म और ओवा से बनता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम या समयुग्मजी गुणसूत्र कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं समयुग्मजी गुणसूत्र की तो इसके ऊपर बहुत सारी जीन्स उपस्थित होगी, कारक मेंडल की भाषा में उपस्थित होगा। और अगर वही कारक सेम ट्रेट्स पर सेम लोकस पर एक जीन अलग हो एक जीन अलग हो तो वही युग्म विकल्पी या फिर एलील कहलाएगा। मतलब गुणसूत्र के एक ही लोकस पर अलग अलग फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील कहते हैं। मैं एक बात आपको बार बार समझा रहा हूं कि यहाँ पर हम एक बात बार बार सुन रहे हैं, जीन क्या है, उसको भी मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। आगे मैं इस पर डिटेल डिस्कस करता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में जीन शब्द आपको क्लियर हो जाएगा। पर ध्यान से सुनिएगा। हम मान लेते हैं कि हमारी कोशिका के अंदर गुणसूत्र के साथ ये कोई एक डीएनए है। इस डीएनए की कुछ नाइट्रोजनस बेस की एक इकाई जीन कहलाती है। यानी मैं अगर सरल शब्दों में कहूं कि डीएनए की, ठीक है, मैं बिल्कुल परिभाषा को समझा रहा हूं, डीएनए की सूक्ष्मतम इकाई को हम जीन कहते हैं। यानी डीएनए जिसमें सबसे छोटा है, सूक्ष्मतम इकाई बना रहे हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट बना रहे हैं, उसी को हम जीन कहते हैं, वही जीन है। अब अगर मैं बात करूं एलील की तो अब आपको समझ में आएगा कि एक गुणसूत्र पर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इसके एक लोकस पर दो अलग अलग, ठीक है, ट्रेट्स पर उपस्थित, लोकस पर उपस्थित अलग अलग प्रकार की जीन को हम एलील कहते हैं। अब एलील शब्द आया कहां से, युग्म विकल्पी कैसे लिया गया। हम लोगों ने तीन डिफरेंट थ्योरियां पढ़ी है। हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर हमने दूसरी थ्योरी पढ़ रखी है लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन, और फिर हमने उसके अलावा और भी कुछ थ्योरी पढ़ी जैसे कि हमने पढ़ा सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। चलो मैं एक को समझाता हूं। मान लीजिए कि एक मटर का एग्जांपल मेंडल ने लिया और मटर के लंबाई या मटर के आकार का एक एग्जांपल ले लिया मेंडल ने। आकार एक लक्षण है और इसके लिए मेंडल ने कहा कि एलील कैपिटल टी हो सकता है
या युग्म विकल्पी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो दो ही प्रकार के एलील्स यहाँ दिखाई दे सकते हैं, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फॉर्म बनेगा कैपिटल टी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, स्मॉल टी बन सकता है, बट दोनों में या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा, यानी इंडिविजुअल में एक प्रकार दिखाई दिया। अगर हम मटर का ही आकार की जगह पर मटर के सीड का एक एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ आपने पढ़ा या तो कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा, या फिर ये हो सकता है स्मॉल वाई कैपिटल आर, या फिर हो सकता है कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये फॉर्म इंडिविजुअल में हो सकता है, बट जो जीन होगी या तो स्मॉल वाई स्मॉल आर होगी या तो कैपिटल वाई कैपिटल आर होगी, यही एलील है। ऐसे ही आपने और पढ़ा था कि अगर हम अपूर्ण प्रभाविता में देखें तो कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है। मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब किसी इंडिविजुअल की तरफ हम जाते हैं तो जीन के दो प्रकार अलग अलग समूह देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम एलील कहते हैं। लेकिन जब हम पॉपुलेशन में जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, उन्हें हम अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुयुग्म विकल्पता में मल्टीपल एलील के टॉपिक में हम पहले तो ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि एलील क्या है, और मैं आप समझ पा रहा हूँ कि आपको एलील समझ में आ गई होगी। रिपीट करता हूं और टॉपिक पर आता हूं। एलील है क्या? एलील हमारे डीएनए में या एलील हमारे गुणसूत्र पर उपस्थित अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को कहते हैं, जिसको हिंदी में युग्म विकल्पी कहा जाता है। यानी जीन का वह क्रम जिसमें दो जीन अलग अलग आर्म पर एक ही समान ना होकर अलग अलग प्रकार से होगी, लेकिन उनका लोकस सेम होगा, उन्हीं को हम एलील कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी एक तरफ हो और स्मॉल टी दूसरी तरफ लोकस पर हो, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ एलील। इसी प्रकार कैपिटल आर और कैपिटल वाई इज अ एलील। इसी प्रकार हम कह सकते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर आर नोन एज द एलील। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर इज अ एलील। यानी एलील का मतलब है कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोमल अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज द एलील। व्हाट इज द जीन? जीन क्या है? डीएनए की वह सूक्ष्मतम इकाई जो सबसे सूक्ष्म होकर एक विशिष्ट लक्षण को कंट्रोल करती है, उसको हम जीन कहते हैं। तो जीन और एलील अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुविकल्पता क्या है या मल्टीपल एलील किसे कहते हैं। बहुविकल्पता के लिए हमें पहले तो कुछ बातों को जानना पड़ेगा कि बहुविकल्पता आया कहां से और बहुविकल्पता की खोज कैसे की गई, इसका एग्जाम्पल कैसे दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहूंगा कि बहुविकल्पता या फिर मल्टीपल एलील की खोज, ठीक है, अगर देखा जाए तो बर्नस्टीन को जाती है। एक साइंटिस्ट हैं बर्नस्टीन ने ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए मल्टीपल एलील की खोज की थी। और उसके पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन दोनों ने मिलकर, अगर मैं बात करूं तो पहली डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर की है। इन्होंने ह्यूमन ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, यानी इन्होंने मानव के रुधिर वर्ग की खोज की थी। जबकि मल्टीपल एलील प्रोसेस की खोज, बहुविकल्पता की खोज, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसकी खोज, ठीक है, बर्नस्टीन ने किया है। तो हम दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज कैसे की गई ये हम ध्यान से सुन लेते हैं। मैं आपको पहले ये समझाना चाहूंगा कि मनुष्य का जो ब्लड है ये दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आप नहीं जानते हैं तो कंसंट्रेट रहेंगे। ब्लड में एक हिस्सा प्लाज्मा का होता है और दूसरा हिस्सा कार्सपल्स का होता है। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा इसका, ठीक है, प्लाज्मा इसका लिक्विड फॉर्म है, द्रव्य भाग होता है। और अगर मैं कार्सपल्स की बात करूं तो इसका सेल पार्ट होता है। मैं इसको छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट जैसे मटेरियल होंगे और ये सबसे ज्यादा 55% होता है। जबकि अगर मैं कार्सपल्स की बात करूं तो इसमें 3 कोशिकाएं मेनली होती हैं। एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा प्लेटलेट होता है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अब अगर मैं केवल आरबीसी की बात करूं, वापस से आता हूं,
मैं समझाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ आरबीसी पर उपस्थित यानी आरबीसी पर उपस्थित टाइप्स ऑफ प्रोटीन के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक ब्लड समझाया है कि मनुष्य के रुधिर में प्लाज्मा और कार्सपल्स होता है। कार्सपल्स में एक प्रकार की सेल होती है जिसको हम रेड ब्लड कार्सपल्स यानी आरबीसी कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। कार्ल एंड स्टीनर ने जब 1902-1903 में ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की तो उन्होंने एक बात को अमल देखी कि आरबीसी एक सेल है, इस सेल के ऊपर कुछ ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये मान लेते हैं सेल है और इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर कुछ ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड बहुत ही विशेष प्रकार के होते हैं और ये ग्लाइकोलिपिड आरबीसी की सतह पर अलग अलग मनुष्य में अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनकी कुछ एक विशिष्ट संरचना विशिष्ट फॉर्म बनता है और उसी के आधार पर उन्होंने आरबीसी की विशिष्ट फॉर्म को ठीक है टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप में बांटने का प्रयास किया। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप में ठीक है आरबीसी के 4 डिफरेंट फॉर्म को समझाया गया। ध्यान से सुनेंगे। हम मान लेते हैं ये कोई हमारी पहली आरबीसी है और इस आरबीसी की कला पर मैंने जो मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो मैंने आपको ग्रीन कलर का पार्ट समझाया है ये मान लेते हैं एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये देखा गया कि जो ब्लड ग्रुप ए है, दिस इज द ब्लड ग्रुप ए, इसकी आरबीसी पर कुछ विशिष्ट प्रकार का एंटीजन पाया गया और वह एंटीजन अन्य में नहीं था। फिर ये देखा गया कि दूसरी आरबीसी दूसरे मनुष्य की हम ले लें तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन बी पाया गया, यानी दिस इज द एंटीजन बी, जो कि एंटीजन आरबीसी ब्लड ग्रुप ए के रूप में नहीं था। समझने का प्रयास करना। हम मान लें ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिस पर एंटीजन ए है जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कराया है। इसी प्रकार एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी में प्रेजेंट था। इसी प्रकार ए प्लस बी में यानी ये वाला भी एंटीजन देखने को मिला और ये वाला एंटीजन भी देखने को मिला, यानी ए और बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो बनता है उसमें दोनों एंटीजन देखने को मिलते हैं। जबकि जो ब्लड ग्रुप ठीक है ओ बनेगा उसमें ना तो ग्रीन वाला है ना तो ब्लैक वाला है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। डायग्राम के साथ साथ आप अपने माइंड को लगाकर समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन है, दोनों प्रोटीन है और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में जो ग्रीन कलर है वो एंटीजन ए है, जो ब्लैक कलर है वो एंटीजन बी है, जो ग्रीन ब्लैक दोनों है वो एंटीजन ए और बी दोनों है और लास्ट वाले में कोई एंटीजन नहीं है। अगर हम इस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी की बात करें तो ब्लड के प्लाज्मा में देखा गया कि एंटीजन ए वाले में जो ब्लड ग्रुप ए था उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट थी, बट जो एंटीजन बी था उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट थी। ये उल्टा है। जब इस मनुष्य के रुधिर वर्ग के प्लाज्मा पर स्टडी किया गया तो देखा गया कि ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन बी है और बी वाले में एंटीजन ए है। दोबारा सुनेंगे, ए में एंटीजन ए है परंतु एंटीबॉडी बी दिखाई दी प्लाज्मा में और बी वाले में एंटीजन बी है परंतु एंटीबॉडी ए दिखाई दी। जबकि अगर देखा जाए ए और बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं दिखाई दी और ओ में फिर दोनों एंटीबॉडियां दिखाई दी। थोड़ा विचित्र है, समझने का प्रयास करेंगे। एंटीजन आपको क्लियर हो गया है तो मैं एंटीबॉडी को रिपीट करता हूं। देखा गया कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी बी प्लाज्मा में थी, बी के अंदर एंटीबॉडी ए प्लाज्मा में थी, ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं थी और ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी थी। तो यहाँ पर एक बात और जानना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। बोथ आर द प्रोटीन, दोनों प्रोटीन है जो किसी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई गई। जो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई गई वो एंटीजन है और जो मनुष्य के ब्लड में प्लाज्मा में प्रोटीन पाया गया उसे एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी और एंटीजन के एक विशेष कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। फिर इसके बाद में कार्ल एंड स्टीनर ने जो 6 ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की उसके लिए कुछ विशेष जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया, बट वो बात जीनोटाइप और फिनोटाइप के रूप में बर्नस्टीन ने सेपरेट किए। थोड़ा सा मैं इसे लेक्चर 1 मान लेता हूँ
यानी ये मल्टीपल अरेंज का लेक्चर 1 है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण वीडियो और आगे नहीं बन पा रहे, तो मैं इसके आगे के टॉपिक को लेक्चर 2 में मल्टीपल अरेंज में समझाऊंगा। तब तक इतनी बातों को आप क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।